So we have completed the balancing of redox reactions, and after that we are going to discuss this redox reactions as the basis for titration. अच्छा, तो जैसे कि पहली बात करें, रेडॉक्स रिएक्शन हमें पता है, बेसिस हमें पता है, टाइट्रेशन टाइट्रेशन मतलब जो हमने 10th में भी थोड़ा बहुत देखा था, अब शायद तुम्हें स्कूल में करने को देते होंगे या 10th में शायद किया हो। ओके, टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन हमने वो तो रटा मारा हुआ है, एसिड प्लस बेस दैट विल गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो क्या करते थे हमने, वो इंडिकेटर्स भी डिफरेंट डिफरेंट पढ़े थे हमने फर्स्ट चैप्टर 10th में। ओके, तो फिनोफ्थैलीन, मिथाइल ऑरेंज वो सब डालते थे, अलग अलग कलर मिलते थे। तो जैसे कि एक पर्टिकुलर 50 ml एसिड लिया हुआ है, उसको बैलेंस करने के लिए, मतलब उसकी इफेक्ट न्यूट्रलाइज करने के लिए मान लो कि 30 ml बेस चाहिए। 50 को बैलेंस करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा 50 ही चाहिए, 50 को बैलेंस करने के लिए मान लो 30 ml, वो उसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड है। सो सपोज 30 ml बेस चाहिए, तो 30 ml बेस हम ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हैं, 1 ml 2 ml 3 ml। जैसे ही 30 ml रीच हो गया वो न्यूट्रलाइज हो गया, और अब 30 ml के बाद एक ड्रॉप भी तुम डालोगे तो वो जो बेस का कलर है वो कलर यहाँ पर शो हो जाएगा, क्योंकि तुम ऊपर से ब्यूरेट में से क्या डाल रहे हैं, पिपेट में से, ब्यूरेट, पिपेट, कॉनिकल फ्लास्क, वो सब थोड़े एपरेटस के नाम तो पता है ना। तो वो हमने डाल रहे थे बेस, अगर तो बेस का कलर यहाँ पर शो हो जाएगा। ओके, तो वो टाइट्रेशन था। वैसा ही टाइट्रेशन यहाँ पर है, क्या कि तुमने लिया हुआ है, नीचे कोई एक केमिकल कंपाउंड लिया हुआ है, ऊपर दूसरा कंपाउंड लिया हुआ है, अब ऊपर से तुम डालते जा रहे हो तो होगा क्या, सपोज नीचे वाले का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऊपर वाले का रिडक्शन होता जाएगा, यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन गेन करता जाएगा। तो रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट तो हो गई, लेकिन जैसे हमने कल 2 मेथड पढ़ी बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के, पर्टिकुलर मोल्स अगर होंगे, नहीं हमने लास्ट में बैलेंस किया, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, इतने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए तो इतने इलेक्ट्रॉन मिले, ऑक्सीडेशन नंबर से भी हमने बैलेंस किया, एटॉम बैलेंसिंग किया, ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस किया और चार्ज बैलेंस किया, तब जाके पूरा बैलेंस हुआ। तो यहाँ पर भी हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि सपोज मैंने 50 ml एसिड लिया हुआ है, एसिड मतलब वो एसिड बेस के रिस्पेक्ट में सोचना हो तो, अदरवाइज 50 ml एक रिएक्टेंट लिया हुआ है और 50 ml दूसरा रिएक्टेंट लिया हुआ है, दोनों को कितने प्रोपोर्शन में मिक्स करेंगे तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बनेगा, सेम एसिड बेस जैसा ही, वो हमें यहाँ पर देखना है। ओके, चलो तो देखते हैं। इन एसिड बेस सिस्टम we come across with a titration method for finding out the strength of one solution against the other using a pH sensitive indicator। तो वो हमने देख लिया था, एसिड बेस में तो हमने देख लिया था। Now similarly in redox system the titration method can be adopted to determine the strength of a reductant or oxidant using a redox sensitive indicator। तो यहाँ पर redox sensitive indicator अलग होता है, उसके जैसा ही तुम मिथाइल ऑरेंज फिनोल्फथैलीन नहीं डाल सकते, वो अलग होता है, लेकिन वो इंडिकेटर हमें डालना है और उससे पता चल जाएगा कि अच्छा बैलेंस हो गया है, लाइक दैट। ओके, द यूजेज ऑफ इंडिकेटर्स इन रेडॉक्स टाइट्रेशन इज इल्यूस्ट्रेटेड बिलो। तो कैसे यूज करते हैं वो यहाँ पर इल्यूस्ट्रेट किया गया है, सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो देखो डिफरेंट डिफरेंट केस होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप का इंडिकेटर होता है, जनरली 3 टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। एक तो होता है सेल्फ इंडिकेटर, मतलब क्या, जो रिएक्टेंट है ना वो ही एज ए इंडिकेटर वर्क करता है, मतलब कोई इंडिकेटर डालने की जरूरत ही नहीं, जो रिएक्टेंट है, जो 2 रिएक्टेंट हम लेंगे वो ही एज अ क्या वर्क करता है, इंडिकेटर। देखो देखते हैं, इन वन सिचुएशन रिएजेंट इटसेल्फ इज इंटेंसली कलर्ड, मतलब रिएजेंट जो होगा वही बहुत ज्यादा कलर वाला होगा। ओके, तो उसमें कोई भी हमें इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं है, जैसे कि परमैंगनेट आयन, कल बैलेंसिंग में हमने देखा था परमैंगनेट आयन, पोटेशियम परमैंगनेट मतलब KMnO4 और परमैंगनेट आयन मतलब MnO4-। डन। तो MnO4- है, वो कैसा होता है, डार्क पर्पल कलर का होता है। ओके, डार्क पर्पल कलर का होता है वो। हियर MnO4- एक्ट्स एज द सेल्फ इंडिकेटर, मतलब अगर हमने एक कंपाउंड है हमारा MnO4-, ओके, तो इसमें हमें कोई भी इंडिकेटर यूज करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि वो खुद ही इंडिकेटर वर्क कर रहा है। ओके, चलो, द विजिबल एंड पॉइंट इन दिस केस इज अचीव्ड आफ्टर द लास्ट of the reductant Fe+2 or CO4-2 is oxidized and the first lasting tinge of the pink color appears at MnO4- concentration as low as 10⁻⁻⁶ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। क्या कहना चाह रहे हैं, फिर से बताता हूं, क्या बोल रहे हैं कि
कब कलर चेंज होगा फिर से, जैसे कि मान लो एक तो हमने MnO4 माइनस लिया है, ओके, एक क्या लिया है MnO4 माइनस, परमैंगनेट आयन लिया है। दूसरा भी कोई कंपाउंड होगा ना, दो रिएक्टेंट होगी तभी तो रेडॉक्स रिएक्शन होगी। तो एक है MnO4 माइनस और सिंपली बोल दो KMnO4। दूसरा है सपोज हमने ले लिया FeSO4, KMnO4 FeSO4। तो अभी Mn का सपोज रिडक्शन हो रहा है तो Fe का क्या होगा ऑक्सीडेशन, और अगर Mn का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरा जो भी लिया है हमने Fe उसका रिडक्शन ऑपोजिट होगा। ओके, तो वही चीज है, यहाँ पर दो दिखाए गए हैं, C2O4-2 भी है और Fe+2 भी है। हम सिंपल केस लेते हैं Fe+2। तो सपोज Mn का रिडक्शन हो रहा है, Mn का रिडक्शन देखो, MnO4 माइनस मतलब Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा यहाँ पर -2 4 8, -8 का -1 है मतलब -7, तो -7 को बैलेंस करने के लिए +7, तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया +7। अभी +7 में से वो जनरली MnO2 बन जाता है। ओके, जनरली बनता क्या है, कल हमने बैलेंसिंग देखा था ना, MnO4 से क्या बनता था MnO2। देखो वो सब तुम इसीलिए तो प्रैक्टिस करने को बोला था। देखो ये MnO4 और बना क्या MnO2। डन। ओके, तो यहाँ पर तो हमने अभी गिन लिया कितना था ऑक्सीडेशन नंबर +7। यहाँ कितना होगा 4 होगा, देखो -2 -2 2 4, -4 का बैलेंस करने के लिए +4, तो +7 से +4 में जा रहा है, तो क्या हो रहा है रिडक्शन। तो Mn का रिडक्शन हो रहा है, तो फिर ये दूसरा हमने जो भी लिया है क्या लिया है, सपोज Fe+2 लिया, उसका क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा। ओके, अगर Mn का रिडक्शन हो रहा है और मैंने दूसरा कंपाउंड लिया है आयन सल्फेट FeSO4, ओके व्हाटएवर जो भी लिया है, अगर मैंने आयन लिया है तो आयन का क्या होगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि Mn का क्या हो रहा है रिडक्शन। तो आयन Fe+2 लिया है तो वो बन किस में जाएगा Fe+3, बढ़ेगा ना, तभी तो ऑक्सीडेशन हुआ, तो वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो इसलिए बोला है इज ऑक्सीडाइज्ड। तो जब ऑक्सीडाइज्ड हो जाए मतलब क्या होगा देखो मैं बताता हूं। नीचे तुमने ले लिया है, नीचे ही ले लिया है Fe+2, फ्लास्क लिया, फ्लास्क में तुम्हारा कंपाउंड है, कंपाउंड में FeSO4 है यार, कंपाउंड FeSO4 है, SO4 -2 तो Fe क्या हो गया +2। डन। अच्छा, Fe+2 अंदर है, ऊपर से मैं ब्यूरेट और पिपेट से डाल रहा हूं। ओके, क्या डाल रहा हूं KMnO4। ओके, और उसमें मेन कौन है हमारा MnO4 परमैंगनेट आयन, उसका कलर होता है डार्क पर्पल। अच्छा, जैसे ही मैंने इसे 1 ड्रॉप डाला इसके अंदर तो उसका डार्क पर्पल कलर चला गया, इनविजिबल हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। क्यों? कि बैलेंस नहीं है अभी, उसको बैलेंस उसने न्यूट्रलाइज कर दिया। किसने? वो जो दूसरा अंदर पड़ा है Fe+2 उसने न्यूट्रलाइज कर दिया। दूसरा डाला, अंदर गया इनविजिबल, तीसरा इनविजिबल, चौथा इनविजिबल, गया। मैंने पूरा मतलब 10 ml डाल दिया यहाँ पर अंदर। 10 ml के लिए मैंने 100 ड्रॉप्स डाले, मान लो 10 ml के MnO4 अंदर डालने के लिए मैंने कितने ड्रॉप्स डाले, उसके 100 ड्रॉप्स। 100 ड्रॉप्स डाले ना, तब सारा का सारा Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो गया, तो उसमें कलर शो नहीं कर रहा है। अब 100 ड्रॉप्स में से 100 Fe+2 मान लो अंदर, ड्रॉ करूं या समझ में आ रहा है ना। नीचे फ्लास्क में Fe+2 है, 100 है, तो मैंने 100 ड्रॉप्स डाले, एक ड्रॉप में एक Fe+2 एक Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा है। फिर दूसरा ड्रॉप डाला, दूसरा Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा है, और ये कलर कंटिन्यूअसली कलरलेस होता जा रहा है, KMnO4 का कलर दिख नहीं रहा क्योंकि वो न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। और जैसे ही 100 ड्रॉप्स डाल दिए, मतलब 10 ml सपोज डाल दिया, तो सारे के सारे 100 Fe+2 थे वो कन्वर्ट किस में हो गए Fe+3 में कन्वर्ट हो गए, उसका ऑक्सीडेशन हो गया। अब अंदर फ्लास्क में थोड़ा भी Fe+2 नहीं है। डन। तो ये इसके डार्क पर्पल कलर को न्यूट्रलाइज कौन कर रहा था, वो Fe+2। जैसे 100 तो बैलेंस हो गए, और जैसे ही मैंने नेक्स्ट ड्रॉप डाला तो पूरा वो इनविजिबल हो रहा था, वो इनविजिबल ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा है। अब नीचे फ्लास्क में भी मुझे दिख रहा है वो कलर, कौन सा, डार्क पर्पल। क्यों दिख रहा है? क्योंकि डार्क पर्पल कलर को खा कौन जा रहा था, Fe+2। क्यों? Fe+2 में से वो Fe+3 में बन रहा था इसलिए। लेकिन अब तो सारा का सारा ऑक्सीडाइज हो गया है Fe+2, तो मुझे डार्क पर्पल कलर जो ऊपर से डाला वो नीचे भी दिख रहा है, मतलब न्यूट्रलाइज हो गया। तो हम मान लेंगे कि तुमने सपोज 20 ml Fe+2 वाला सॉल्यूशन था, तो 20 ml Fe+2 को, और व्हाटएवर आयन बोलो, कॉन्सेंट्रेशन बोलो, क्वांटिटी व्हाटएवर, इतने Fe+2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैंने इतनी क्वांटिटी में इतने कॉन्सेंट्रेशन वाला मैंगनेट आयन डाला।
वो पता चल गया ना तुम्हें, तो बस हो गया बैलेंसिंग। इतने Fe+2 को बैलेंस करने के लिए इतना मुझे मैंगनेट आयन चाहिए, डन, बैलेंसिंग हो गया। समझ में आया? वही चीज लिखी हुई है, फिर से पढ़ता हूं वो सेंटेंस। The visible end point in this case is achieved after the last of the reductant Fe+2 is oxidized। मतलब लास्ट वाला Fe+2 जब ऑक्सीडाइज हो जाएगा तब मुझे एंड पॉइंट दिखेगा, तब तक तो दिखा ही नहीं। एंड पॉइंट दिखा मतलब वहां नीचे कलर दिखाई दे तो एंड पॉइंट, ओके, खत्म होने आई है तुम्हारे प्रोसेस, ओके। एंड द फर्स्ट लास्टिंग टिंज ऑफ पिंक कलर, मतलब फर्स्ट लास्टिंग टिंज मतलब पिंक कलर आया तो गया, पहली बार पिंक कलर नीचे दिखा, अब तक तो वो डार्क पर्पल इनट्रांसपेरेंट ही हो जा रहा था, लेकिन जैसे ही डाला सारा Fe+2 खत्म हो गया तो पहला एक पिंक कलर मिला। ये पिंक कलर लास्टिंग मतलब वो रह रहा है, वो ट्रांसपेरेंट अब नहीं हो रहा है, मतलब Fe+2 अब अंदर खत्म हो गया है। appears कहां गया, हाँ, पिंक कलर appears at MnO4 concentration as low as 10⁻⁻6 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मतलब अगर अदरवाइज बोलना हो तो 10⁻�6 मोल पर लीटर, डेसीमीटर क्यूब मतलब पर लीटर। सो 10 कितना कम मोल है, सोचो 10⁻⁻6 मतलब 0.0000006, इतना कम छोटा सा ड्रॉपलेट का भी एकदम फ्रैक्शन पार्ट, ओके, उतना डाला ना तो भी वहां पे पिंक कलर दिखेगा, मतलब कि अब वो अंदर Fe+2 है नहीं, मतलब बैलेंस हो गया है, ओके। सो वही चीज बोली है, दिस एंश्योर्स अ मिनिमल ओवरशूट इन कलर बियॉन्ड द इक्विवेलेंस पॉइंट, the point where the reductant and the oxidant are equal in terms of their mole stoichiometry। मतलब इतने मोल को बैलेंस कर, इतने मोल Fe+2 को बैलेंस करने के लिए इतना मोल मैंने डाला, अंडरस्टूड, समझ में आ गया, ओके। जैसे एसिड बेस टाइट्रेशन करते थे सेम वे वैसा ही है, ये समझ में आ गया। तो ये एक केस लिया हमने, लेकिन ये केस में स्पेशलिटी क्या है, स्पेशलिटी ये है कि यहां पर एडिशन हमने कोई भी इंडक्टर डाला, इंडक्टर कोई भी इंडिकेटर डाला नहीं है, वो फिजिक्स में 12th का इंडक्टर चल रहा है इसलिए, ओके। सो कोई भी इंडिकेटर डाला नहीं है, इसलिए यहां पर MnO4 परमैंगनेट आयन ही क्या है, सेल्फ इंडिकेटर के तौर पे काम करता है, वो रिएक्टेंट भी है और सेल्फ इंडिकेटर भी है। नेक्स्ट, ओके, इफ देयर इज नो ड्रामेटिक ऑटो कलर चेंज, मतलब ऐसा कोई सेल्फ इंडिकेटर अगर ना हो तो there are indicators which are oxidized immediately after the last bit of the reactant is consumed। मतलब क्या बोल रहे हैं, ऐसे हमारे पास इंडिकेटर भी है जो पहले ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, मतलब Fe+2 नीचे था, वही केस Fe+2 नीचे था, 1 डिग्री में तो ये हिल जा रहा है। हाँ, तो क्या बोल रहा हूं, नीचे Fe+2 था, मैंने कोई इंडिकेटर डाला है, अब मैं ऊपर से जब भी मैं मैंगनेट आयन डालता था तो क्या होता था, Fe+2 का ऑक्सीडेशन हो जाता था। लेकिन अब क्या होगा, अब क्या होगा, मैंने कुछ एक्स्ट्रा इंडिकेटर डाला हुआ है, जैसे ही मैं मैंगनेट आयन ऊपर से डालूंगा तो ऑक्सीडेशन Fe+2 का नहीं होगा, वो जो इंडिकेटर डाला है उसका होगा। फिर से डाला, फिर से उसका ही हुआ, फिर से डाला, फिर से उसका ही हुआ। जितना भी इंडिकेटर मैंने डाला, जब तक वो पूरा ऑक्सीडाइज नहीं हो जाता तब तक वो ट्रांसपेरेंट वो होता जाएगा, कलर चेंज होता जाएगा। और जैसे ही मैं नेक्स्ट डाल रहा हूं, वो पूरा का पूरा लास्ट खत्म हो गया, इंडिकेटर ही खत्म हो गया। अब मैं अगर डाल रहा हूं तो Fe+2 जो ऊपर से डाला है उसके साथ कोई डिफरेंट कलर शो करता है। यहां पर तो डार्क पर्पल ही दिखेगा, ये तो एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि पहले यहां पर ऊपर से जो डाल रहे थे वो ऑक्सीडेशन करता था, किसका, Fe+2 था अंदर उसका। लेकिन अब क्या होगा, ये जो इंडिकेटर है उसका पहले ऑक्सीडेशन करेगा, इसीलिए सेंटेंस लिखा हुआ है, फिर से पढ़ता हूं, देयर आर इंडिकेटर्स व्हिच आर ऑक्सीडाइज्ड इमीडिएटली, वो खुद ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे इमीडिएटली, मतलब पहले तो Fe+2 ही होगा। समझ में आ रहा है पक्का? देखो क्या, ये सिर्फ मैं समझने के लिए वापस सेम एग्जांपल ले रहा हूं, क्या नीचे Fe+2 है, ऊपर के MnO4 है,
डाल रहे। अब वहां पर मैंने सेल्फ इंडिकेटर था, ओके। अब यहाँ पर कोई इंडिकेटर डालना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि सपोज मैंने KMnO4 नहीं लिया, हटाओ रे, यहाँ पे दूसरा कुछ ले लिया, Cr2O7-2, डन, ओके, डाइक्रोमेट ले लिया, Cr2O7-2। अब मैं क्या कर रहा हूं, उसको डाला, एक ड्रॉप डाला। अब वो पहले किसको ऑक्सीडाइज करेगा? Fe+2, डन। Fe+2 को ऑक्सीडाइज किया, Fe+3 बन गया, वापस किया, वापस बन गया, वापस किया, सारा Fe+2 यूज हो गया। जैसे ही सारा Fe+2 यूज हो गया, अभी नेक्स्ट वाला डालूंगा तो वो जो हमारा इंडिकेटर था ना, उसके साथ वो जो हमारा डाइक्रोमेट डाल रहा हूं ऊपर से Cr2O7-2, वो कलर चेंज शो करेगा। तो पता चल गया कि अब नीचे Fe+2 है नहीं। समझ में आया? पक्का? उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है पता चल गया। उसमें रिएक्टेंट जो ऊपर है हमारा मैंगनेट आयन, वही कलर चेंज शो कर रहा था, लेकिन यहां पर हमने कोई वो सेल्फ इंडिकेटर है नहीं, तो हमने बाहर से इंटरमीडिएट कोई छोटा सा इंडिकेटर डाला हुआ है, ओके। अब होगा क्या, जैसे ही हम ऊपर से डालेंगे तो सपोज Fe+2 Fe+3 में से Fe+3 चलता जा रहा है, 100 थे, 100 के 100 कंप्लीट हो गए। लेकिन नेक्स्ट डाइक्रोमेट जब डाला तो वो जो अंदर इंडिकेटर है उसके साथ मिक्स हो गया और कलर चेंज शो कर दिया। तो हमें पता चल गया कलर चेंज हो रहा है, मतलब अब अंदर Fe+2 नहीं है, डन, ओके। तो वो चीज है, देखो, ऑक्सीडाइज्ड इमीडिएटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा आफ्टर द लास्ट बीट ऑफ द रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड। मतलब जो लास्ट वाला भी रिएक्टेंट जो कंज्यूम हो जाएगा, Fe+2 लास्ट वाला कंज्यूम हो गया, अब अगर डालूंगा तो इमीडिएटली वो कलर चेंज शो करेगा, प्रोड्यूसिंग अ ड्रामेटिक कलर चेंज। द बेस्ट एग्जांपल इज ले बस afforded by the Cr2O7-2 dichromate ion which is not a self indicator। तो से मैंगनेट आयन MnO4- सेल्फ इंडिकेटर था, ये सेल्फ इंडिकेटर नहीं है, बट ऑक्सीडाइजेस द इंडिकेटर सब्सटेंसेस diphenylamine just after the equivalence point to produce an intense blue color, thus signaling the end point। क्या लिखा, चलो बताता हूं क्या बोल रहे हैं। वही सेम एग्जांपल, Fe+2 ऊपर हमने चेंज कर दिया, KMnO4 की जगह K2Cr2O7 ले लिया, मतलब डाइक्रोमेट आयन ले लिया Cr2O7-2। अब जैसे ही और अंदर मैंने क्या लिया है, डाइफिनाइलएमाइन, ये क्या है, इंडिकेटर। क्या लिया है, डाइफिनाइलएमाइन, इंडिकेटर लिया है। तो डाइफिनाइलएमाइन भी मैंने डाल दिया नीचे Fe का जो सॉल्यूशन था उसमें, Fe+2 वाले में। अच्छा, जैसे ही मैंने पहला ड्रॉप डाला, Fe+2 कन्वर्ट हो गया Fe+3 में। वो उसका क्या हुआ, डाइफिनाइलएमाइन का, उसका कुछ नहीं होगा, पहले Fe+2 तो खत्म करो, ओके। दूसरा ड्रॉप डाला, वापस दूसरा Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो गया। तीसरा डाला, तीसरा Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो गया। 100 मोल्स थे तो 100 के 100 मोल्स Fe+2 के Fe+3 में कन्वर्ट हो गए। अब ये नीचे Fe+2 रहा ही नहीं, लेकिन वो है अभी भी, कौन, डाइफिनाइलएमाइन, इंडिकेटर। जैसे ही मैंने Cr2O7-2 मतलब हमारे डाइक्रोमेट आयन का नेक्स्ट ड्रॉप डाला, जब अंदर Fe+2 नहीं है तब डाला, तो वो डाइक्रोमेट आयन एंड डाइफिनाइलएमाइन एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, Fe+2 तो है ही नहीं। तो अब डाइक्रोमेट आयन किसका ऑक्सीडेशन करेगा, वो डाइफिनाइलएमाइन का। पहले Fe+2 का ऑक्सीडेशन करता था, अब अंदर Fe+2 नहीं है तो किसका करेगा, डाइफिनाइलएमाइन का। तो जब डाइफिनाइलएमाइन का ऑक्सीडेशन करेगा डाइक्रोमेट आयन, तो ब्लू कलर होगा। जैसे ही ब्लू कलर मिलेगा तुम्हें पता चल जाएगा, ओ भाई अंदर से तो Fe+2 ही खत्म हो गया है। अंडरस्टूड, पक्का समझ में आ गया। दोनों, पहले सेल्फ इंडिकेटर और ये वाला सेल्फ इंडिकेटर नहीं है, एडिशनल इंडिकेटर, ओके। तो वहां पे कौन सा एग्जांपल तुम लोगे, यही वाला, कुछ यही याद रखो, MnO4- परमैंगनेट आयन ऊपर लिया हुआ है और फ्लास्क में लिया हुआ है Fe+2, ओके, फेरस सल्फेट Fe+2, डन। दूसरे केस में क्या लिया हुआ है, नीचे वही चीज ली हुई है, ऊपर का चेंज कर दिया, ऊपर का चेंज कर दिया तो क्या ले लिया, KMnO4 की जगह K2Cr2O7 ले लिया, पोटेशियम डाइक्रोमेट आयन के तौर पे बोलना हो तो डाइक्रोमेट आयन ले लिया Cr2O7-2, डन, ओके, पक्का। चलो नेक्स्ट एंड थर्ड, there is yet another method which is interesting and quite common। तो एक दूसरी मेथड भी है जो इंटरेस्टिंग भी है, कॉमन भी है, लेंथी भी है और लेबोरेटरी में यूज होने वाली मेथड यही है, ओके। Its use is restricted to those reagents which are able to oxidize I- ion। ये तब हम यूज नहीं कर सकते जो I- आयन को ऑक्सीडाइज कर दे। देखो, its use is restricted,
मतलब तभी कर सकते हैं, सॉरी मैं ऐसे बोल दिया, तब नहीं कर सकते, तभी कर सकते हैं कभी। इट्स यूज इज रिस्ट्रिक्टेड टू दोज रिएजेंट, मतलब उसका यूज वहीं तक सीमित है, कहां तक, जो I माइनस को ऑक्सीडाइज कर दे। डन, ओके। टू दोज रिएजेंट विच आर एबल टू ऑक्सीडाइज I माइनस आयन, से फॉर एग्जाम्पल कॉपर प्लस 2, तो कॉपर प्लस 2 लिया हुआ है, ओके। कॉपर प्लस 2 मतलब कॉपर सल्फेट है, सल्फेट का माइनस, SO4 का -2, तो कॉपर का +2, तो Cu प्लस 2 और यहां पर है I माइनस। अब देखो उसमें से बन क्या गया, Cu2I2। अब देखो यहाँ पे +2 में है, यहाँ पर गिनो I का होता है -1, I का -1, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा -2। I का अगर -2 बैलेंस करने के लिए +2, तो 2 के +2 है, मतलब एक का +1, ओके। +2 में से +1 में जा रहा है, मतलब क्या हुआ, रिडक्शन। कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन। I यहाँ पे किस में है, माइनस में है, ओके। और वहां पे I कितने में है, -1, -1 ही तो है। ये I तो -1 में था ना, ओके। बट ये I कौन सा है, देखो 0, ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो वो कितने आ गया, 0। तो -1 से 0 तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो कॉपर का रिडक्शन, I का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ये कब यूज कर सकते हैं हम, कि जो रिएजेंट आयोडीन आयन का ऑक्सीडेशन कर सके, उस तभी हम ये मेथड यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। क्यों, क्योंकि हमें ये जरूरी है इसको ऑक्सीडाइज करना। क्यों जरूरी है, This method relies on the fact that iodine itself gives an intense blue color with the starch. Iodine के साथ साथ हमने क्या डाल दिया है, starch. And has a very specific reaction with the thiosulfate ion. इस ये याद रखना नाम, thiosulfate ion, S2O3-2, S2O3-2 thiosulfate ion, which too is a redox reaction. तो ये भी redox reaction है, इसमें दो बार redox reaction हो रही है, ओके। देखो क्या हो रहा है, जो I2 है वो थायोसल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करेगा और बन जाएगा I माइनस, और दूसरा एक आयन बन जाएगा थायोसल्फेट में से। तो अब यहां पर देखो I का क्या था, 0, ये I का क्या आ गया, -1, तो क्या हुआ, रिडक्शन। I का अभी ऑक्सीडेशन हुआ और अभी रिडक्शन हो गया, ओके। तो यहां पर एक रेडॉक्स रिएक्शन ये थी जिसमें I का ऑक्सीडेशन हुआ और आयोडाइड आयन आयोडाइड मॉलिक्यूल बन गया, आयोडीन मॉलिक्यूल बन गया, आयोडाइड आयन आयोडीन मॉलिक्यूल बन गया ऑक्सीडेशन होके। और फिर दूसरी रिएक्शन भी हो रही है जिसमें आयोडीन मॉलिक्यूल जो था वो आयोडाइड आयन फिर से बन गया। समझ में आया, हाँ बोलो सर। I S को रिप्लेस नहीं कर देगा, किसको, I S को, कहां पर, सर इसमें नहीं उसका तो तुम कर रहे हो, S को कैसे रिप्लेस करेगा, यहां पर S ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। वो डिस्प्लेसमेंट, वो हमने रिएक्टिविटी सीरीज कैसे पढ़ी थी कि भाई कॉपर जिंक, ओके। तो वैसे I सल्फर और ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो वो उसको रिप्लेस नहीं कर सकता, ओके। तो I S को रिप्लेस नहीं कर सकता, वो सिर्फ कन्वर्ट हो रहा है, कैसे, इलेक्ट्रॉन गेन एंड लूज करके। आयोडीन सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन एंड लूज करके ही कन्वर्ट हो रहा है, ओके। सो क्या हुआ, पहली रिएक्शन में आयोडीन का ऑक्सीडेशन हुआ, दूसरी रिएक्शन में आयोडीन का क्या हुआ, रिडक्शन। तो ये दो बार कर रहे हैं हम, दो बार कर रहे हैं, इससे पता चलेगा हमें कि एक्चुअल में हमने ये कर तो रहे हैं, टाइट्रेशन ही देखो पढ़ते हैं। I2 दो इनसॉल्युबल इन वाटर, तो आयोडीन जो मॉलिक्यूल होता है वो इनसॉल्युबल होता है, मतलब सॉल्युबल नहीं होता है पानी में, रिमेन्स इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग Ki एंड Ki3, तो सॉल्यूशन में ही रहेगा वो, ओके। ऑन एडिशन ऑफ स्टार्च, स्टार्च एडिशन में है, आफ्टर द लिबरेशन ऑफ आयोडीन फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ Cu+2, आयोडीन रिलीज हुआ था पहली वाली रिएक्शन में, जो आयोडीन रिलीज हुआ था ऑफ Cu+2 आयंस ऑन द आयोडाइड आयंस, एन इंटेंस ब्लू कलर अपीयर्स, मतलब वहां पर जब Cu+2 और आयोडीन था, तो जैसे ही वो बैलेंस हो गया, आयोडाइड एक क्या लिया तुमने, नीचे क्या लिया है, वहां Fe+2 ले रहे थे, जिसका ऑक्सीडेशन करना हो ना वो जनरली नीचे लेते हैं, वहां Fe+2 में से Fe+3 लिया। अब यहाँ तो तुम क्या, एक कंटेनर पूरे फ्लास्क में क्या भरा हुआ है, I माइनस आयोडाइड आयन भरा हुआ है। पहले क्या भरा हुआ था, Fe+2 ऐसे भरा हुआ था फ्लास्क में, तो Fe+2 का हो रहा था Fe+3।
और अभी क्या भरा हुआ है फ्लास्क में, I माइनस आई माइनस आई माइनस, सारा I माइनस भरा हुआ है, मतलब आयोडाइड आयन भरा हुआ है। तो I माइनस से I2 में जा रहा है, मतलब -1 से 0 में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन ही तो हुआ। ओके, तो वो नीचे लिया है हमने। डन। तो ऊपर से हम क्या डाल रहे थे, पहली मेथड में हम मैंगनेट आयन डाल रहे थे, परमैंगनेट आयन, दूसरी मेथड में हम डाइक्रोमेट डाल रहे थे। अभी इसमें हम क्या डाल रहे हैं, Cu+2 डाल रहे हैं, मतलब CuSO4 या कॉपर सल्फेट डाल रहे हो, चलो छोड़ो। ओके, तो Cu+2 डाल रहे हैं। तो जैसे ही वो ब्लू कलर, स्टार्च भी है अंदर, वो याद रखना, अंदर क्या है, स्टार्च भी है। तो जैसे ही वो ब्लू कलर आ जाएगा, मतलब इनका टाइट्रेशन हो गया, अब नहीं डालना है और। डन। तो वही चीज बोली है कि ऑन द एडिशन ऑफ स्टार्च आफ्टर लिबरेशन ऑफ आयोडीन फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ Cu+2 ऑन द आयोडाइड आयंस, an intense blue color appears. This color disappears as soon as the iodine is consumed by the thiosulfate ion. मतलब समझ में आ रहा है, पहले ब्लू कलर आ गया तो तुमने ऊपर से Cu+2 डालना बंद कर दिया। अब तुम ऊपर, कॉपर को हटाओ, अब ऊपर से क्या डाल रहे हो, थायोसल्फेट आयन डाल रहे हो। क्या डाल रहे हो, थायोसल्फेट आयन। अब नीचे तुम्हारा पहले I- था, लेकिन अब तो I- से क्या बन गया है, I2 बन गया है, और वो I2 इनसॉल्युबल है वाटर में। ओके, और अब तुम ऊपर से वापस डाल क्या रहे हो, थायोसल्फेट। जैसे ही तुमने थायोसल्फेट डाल दिया, उसका जो ब्लू कलर था वो वापस चेंज होने लगा। समझ में आया? फिर से सेंटेंस पढ़ता हूं, दिस कलर डिसअपियर्स, वो ब्लू कलर डिसअपियर हो जाएगा as soon as the iodine is consumed by the thiosulfate ions. Thus the end point can easily be tracked and the rest is the stoichiometric calculation only. मतलब इससे भी हमें जैसे पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि अब तो ब्लू कलर रहा ही नहीं भाई। ओके, सारा का सारा ब्लू कलर क्या हो गया, ब्लू कलर किसकी वजह से है, I2 की वजह से है, और अभी ब्लू कलर है ही नहीं। उसका मीनिंग क्या हुआ, सारा I2 कन्वर्ट किस में हो गया, I-। नीचे सारा I- था, उसमें Ci+2 डाल रहे, Cu+2 डाल रहे, ब्लू कलर हो गया। मतलब ब्लू कलर किसका है, ये कॉपर का है। तो अभी वो कॉपर जैसे जैसे डाल रहे थे वो ब्लू कलर नहीं आ रहा था, चला जा रहा है। और जैसे ही अंदर के सारे I- I2 में कन्वर्ट हो गए, ऊपर से डाला Cu+2, ब्लू कलर दिखने लगा। डन। तो पता चल गया कि इतने I- को बैलेंस करने के लिए इतना Cu+2 चाहिए। अब ये जो ऊपर Cu+2 वाला तुम्हारा ब्यूरेट या पिपेट है, उसको हटाओ और नया लगाओ, क्या, थायोसल्फेट आयन वाला। अब थायोसल्फेट आयन वाला तुम वहां पे डालना शुरू कर रहे हो। जैसे ही डाल रहे हो तो बैलेंस होके वो क्या हो जाएगा, नीचे ब्लू कलर है अब। ओके, वो ब्लू कलर अभी भी है ही। तो जैसे ही डाला तो हुआ क्या, माइनस जो तुम्हारा क्या बना था, I- से I2 बना ना, वो I2 में से पहला अगर डाला मैंने थायोसल्फेट आयन तो क्या हुआ, I2 में से वापस क्या बन गया, I-, मतलब I2 है तो 2I- हो गए। फिर दूसरा डाला, वापस I2 में से 2I-, वापस तीसरे में से 2I-, होते ही जा रहा है। और वहां पे वो ब्लू कलर दिख रहा है, क्यों, तुमने एडिशनली Cu+2 डाला था ना लास्ट में, वो उसका ब्लू कलर दिख रहा है। और सारा का सारा I2 अगर I- में फिर से कन्वर्ट हो गया तो अब तो वो तुम्हें ब्लू कलर दिख रहा है। डन। तो जैसे ही तुम्हें ब्लू कलर दिख ले, ओके, मतलब बोला है ना कि वो डिसअपियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, दिस कलर डिसअपियर्स। कब डिसअपियर्स, एज सुन एज आयोडीन इज कंज्यूम्ड बाय द थायोसल्फेट आयन। जब थायोसल्फेट आयन पूरे के पूरे आयोडीन को कंज्यूम कर लेगा तो वो ब्लू कलर भी क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो जैसे ही सारा ब्लू कलर डिसअपियर हो गया, मतलब हम समझ जाएंगे कि सारा का सारा जो I2 बना था वो वापस I- बन गया। तो क्या किया हमने, इतने I- को I2 में कन्वर्ट करने के लिए इतना Cu+2 चाहिए। पहले टाइट्रेशन से ये पता चला, फिर टाइट्रेशन से क्या पता चला कि इतने I2 को वापस I- में कन्वर्ट करने के लिए इतना थायोसल्फेट आयन चाहिए। डन। पक्का समझ में आ गया, दैट्स इट। ओके, तीनों समझ में आया। वैसे है इजी, तुम 3 फिगर्स ड्रॉ करके भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। पहला क्या था, Fe+2 नीचे होना चाहिए, ऊपर मैंगनेट आयन होना चाहिए। मैंगनेट आयन सेल्फ इंडिकेटर है तो वो क्या करेगा, नीचे गया कलर चला गया।
फिर से गया, कलर चला गया, डाला, कलर चला गया, चला गया, चला गया, सारा Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो गया। और अब डालोगे मैंगनीज आयन, कलर जाएगा नहीं और तुम्हें वो पिंक कलर और से डार्क पर्पल था उसका थोड़ा पिंच ऑफ पिंक कलर जैसे दिखेगा। दैट्स इट, मतलब सारा Fe+2 कन्वर्ट हो गया। पता चल गई कि इतनी क्वांटिटी को बैलेंस करने के लिए इतना चाहिए। दूसरे में हमने नीचे तो Fe+2 ही लिया है, ऊपर हमने MnO4 की जगह ले लिया डाइक्रोमेट MnK2Cr2O7 वाला, मतलब Cr2O7-2 ले लिया ऊपर। अब ऊपर से डाल रहे और अंदर क्या लिया है इंडिकेटर। सेकंड मेथड में इंडिकेटर डाइफिनाइल एमाइड, यस। तो नीचे लिया है, उसमें तो इंडिकेटर लेने की जरूरत नहीं थी क्योंकि सेल्फ इंडिकेटर था MnO4-, बट ये Cr2O7-2 सेल्फ इंडिकेटर नहीं है। तो क्या लिया, तो क्या किया हमने, डाइफिनाइल एमाइड पहले से डाला हुआ है। तो जैसे ही हम ऊपर से क्रोमेट आयन डालते जा रहे हैं तो वापस Fe+2 Fe+2 में से Fe+2 में से Fe+3 तो सारा जाता ही जा रहा है। और जैसे ही सारा का सारा Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो गया और फिर मैंने डाला तो वो डाइफिनाइल एमाइन के साथ रिएक्ट करके तुम्हें कलर दे देगा। डन, ये दूसरी मेथड। तीसरी मेथड में दो मेथड है, दो रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। पहली नीचे Fe+2 ऊपर Cu+2, नीचे Fe+2, नीचे क्या लिया हमने, I-, सॉरी ओके। इसलिए तो हमने बोला ना कि ये मेथड रिस्ट्रिक्टेड है। कब कर सकते हैं, जो I- का ऑक्सीडेशन कर सके उसी रिएजेंट के साथ कर सकते हैं। डन। थर्ड मेथड सबके साथ यूज कर सकते नहीं है, मतलब कि नीचे तुमने I- लिया लेकिन ऊपर जो लोगे दूसरा रिएक्टेंट वो अगर I- का ऑक्सीडेशन कर सकता है, आयोडाइड आयन का ऑक्सीडेशन कर सकता है तो ही तुम ले सकते हो, अदरवाइज तो पहली दो मेथड यूज करो। डन। ये तीसरी मेथड बहुत ज्यादा यूजफुल भी है लेकिन रिस्ट्रिक्टेड यूज है उसका। उसमें क्या किया हमने, नीचे I- ऊपर से डाल रहे हैं Cu+2 डाल रहे हैं, एक Cu+2 का ड्रॉप डाला तो वो I- कन्वर्ट होके क्या बन गया, मतलब दो I- कन्वर्ट होके I2 बन गया। डन। तो I- से I2, I- से I2, I- से I2, और फिर जैसे ही कलर हमें दिखा तो हम मान लेंगे कि अभी तो अंदर I- है ही नहीं, बैलेंस हो गया। इतना बैलेंस करने के लिए इतना चाहिए। अच्छा, अब पूरे के पूरे कंटेनर में नीचे क्या हो गया, I2, अब तो I- है ही नहीं, I2, तो अब I2 आ गया। अब वापस यहां से हटा रहे हैं, थायोसल्फेट आयन डाल रहे हैं H2O3-2। तो थायोसल्फेट आयन जैसे जैसे हम डाल रहे हैं तो होगा क्या, उसमें स्टार्च भी है, याद रखना। ओके, तो वो जो हम डाल रहे तो उसमें से क्या होगा, I2 का वापस आयोडाइड आयन में कन्वर्जन होगा। तो कन्वर्जन हो रहा है और जैसे ही सारा का सारा I2 I- में कन्वर्ट हो गया तो वो ब्लू कलर भी डिसअपियर हो जाएगा। ओके, तो पता चल गया ब्लू कलर डिसअपियर हो गया, तो पता चल गया कि भाई इतने I2 को वापस I- में कन्वर्ट करने के लिए पर्टिकुलर दिस मच अमाउंट ऑफ थायोसल्फेट आयन मुझे चाहिए होगा। डन। ये था पूरा 3 मेथड से टाइट्रेशन। अंडरस्टूड? ओके, दैट्स इट। तो यही थी थियरी। समझ में आ गया? कोई डाउट? पक्का? ओके